नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत का आईटी उद्योग, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। हाँ, नमस्कार। ये टॉपिक आजकल काफी चर्चा में भी है। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर काफी अच्छी रिसर्च भी है, जिसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट और कुछ और स्टडीज शामिल है। ऐसा लगता है श्रोताओं को भी इसमें काफी दिलचस्पी है, जानना चाहते हैं कि भाई आजकल क्या चल रहा है सेक्टर में और भविष्य कैसा है, खासकर निवेश के लिहाज से। सही बात है। तो आज हमारा मकसद रहेगा कि इस बड़े और लगातार बदलते हुए उद्योग की एक साफ तस्वीर पेश करें। हम इसके साइज की बात करेंगे, ग्रोथ की रफ्तार और जो नए ट्रेंड्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जीसीसीज हैं। हाँ, ये जीसीसीज आजकल काफी सुनने में आ रहे हैं। हाँ, और ये भी देखेंगे कि चुनौतियां क्या हैं और जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं हाल में, उनका क्या असर पड़ा है। तो मोटा मोटी हम इस तेजी से बदलते सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए एक आंकड़े से शुरू करते हैं। शायद आपको अंदाजा ना हो, पर यह इंडस्ट्री करीब 282.6 बिलियन डॉलर की है। बाप रे। और 58 लाख मतलब 5.8 मिलियन से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार देती है। ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये तो। चलिए इसी पर और गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले इसका स्केल देखते हैं। भारत की जीडीपी में इसका योगदान करीब 7.5% है। ये किसी एक सेक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट है। जैसा मैंने कहा, वित्त वर्ष 2025 का अनुमानित रेवेन्यू है 282.6 बिलियन डॉलर और उम्मीद है कि अगले ही साल मतलब FY 26 तक ये 300 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। नैस्कॉम का डेटा बताता है कि इसी वित्त वर्ष 2025 में 13.8 बिलियन डॉलर और जुड़े हैं। हाँ, जो कि करीब 5.1% की ग्रोथ हुई। ये आंकड़े तो अच्छे हैं, पर इनका असली मतलब क्या है दुनिया के हिसाब से? हाँ, वही मैं पूछने वाला था। देखिए, ये आंकड़े सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर बहुत जरूरी हैं। भारत दुनिया में आईटी सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा। जी हाँ, कुल कमाई का लगभग 79%, आप सोचिए, करीब 79% एक्सपोर्ट से आता है। FY 25 में ये करीब 210 बिलियन डॉलर्स हो सकता है। अच्छा। और ये पूरी दुनिया में जो आईटी आउटसोर्सिंग पर खर्चा होता है ना, उसका लगभग 18% है। मतलब कमाल का सफर रहा है ये। सोचिए, 1998 में भारत के कुल एक्सपोर्ट में आईटी का हिस्सा 4% से भी कम था और 2012 तक ये बढ़कर करीब 25% हो गया। क्या ग्रोथ रही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे भारत ने ग्लोबल आईटी स्टेज पर अपनी जगह बनाई है। और ऐसा नहीं कि सारा फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट पर है। अच्छा, घरेलू बाजार का क्या? हाँ, वही बता रही थी। भारत का जो घरेलू आईटी बाजार है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। FY 24 में ये करीब 54 बिलियन डॉलर्स का था। ओके। इसमें डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों का बड़ा हाथ है और साथ ही हर सेक्टर में जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है। हाँ, आजकल तो सब कुछ ही डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल। तो उसके वजह से भी घरेलू मांग बढ़ रही है। गार्टनर जैसी रिसर्च फर्म का अनुमान है कि 2025 में भारत में आईटी पर कुल खर्च 11.2% बढ़कर लगभग 1600 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 1600 बिलियन डॉलर। हाँ, तो मतलब ये सेक्टर बाहर भी कमा रहा है और देश के अंदर भी तेजी से फैल रहा है। ये तो हुई बड़े स्केल की बात, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है? मतलब कौन से हिस्से सबसे बड़े हैं और कहाँ ज्यादा एक्शन दिख रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज का तो पता है, 70% नौकरियां वही हैं शायद। हाँ, वो तो है ही। मतलब पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सेवाएं अभी भी सबसे बड़े हिस्से हैं। लेकिन जो असली रफ्तार, जो भविष्य दिख रहा है, वो नई टेक्नोलॉजी वाले एरिया में है। जैसे कुछ खास एरिया हैं जिन पर बात करनी चाहिए। पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, क्लाउड। आज इसका बाजार करीब 12.5 बिलियन डॉलर का है। लेकिन अनुमान है कि 2030 तक ये 22.5% CAGR से बढ़ेगा। 22.5%? हाँ, ये तो बहुत तेज ग्रोथ है। भारत की करीब 62% कंपनियां अब हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। हाइब्रिड क्लाउड, मतलब पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि क्लाउड अब सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी हो गया है। और दूसरा एरिया? दूसरा और शायद जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है आजकल, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग। हाँ, AI, इसका तो हर कोई जिक्र कर रहा है। और करना भी चाहिए। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा आंका गया है, करीब 38.2% CAGR। 38%? जी। फिलहाल बाजार 8.3 बिलियन डॉलर का है और दिलचस्प बात यह है कि AI अपनाने में भारत दुनिया में काफी आगे है। अच्छा,
कैसे? भारत की 30% कंपनियां एआई इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि दुनिया का औसत 26% है। अरे वाह। इसी वजह से एआई इंजीनियरों की मांग भी मतलब आसमान छू रही है। सालाना 67% की ग्रोथ है डिमांड में। तो नौकरियां भी खूब होंगी एआई में? हाँ, अनुमान तो है कि 2027 तक भारत में 23 लाख एआई जॉब्स होंगी। लेकिन एक चिंता की बात भी है। वो क्या? कि शायद केवल 12 लाख ही स्किल्ड लोग मिल पाएंगे इन जॉब्स के लिए। एक बड़ा गैप है। ओह, ये तो बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। खैर, उम्मीद है कि 2025 तक भारत के 75% से ज्यादा बड़े बिजनेस एआई को अपने काम में शामिल कर लेंगे। ठीक है। और कौन से एरिया हैं? तीसरा है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। 2024 में इसका वैल्यूएशन $6.2 बिलियन था और अनुमान है कि ये 2030 तक 28.4% CAGR से बढ़ेगा। ये तो जरूरी भी है। जितने डिजिटल होंगे उतने खतरे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। बढ़ते साइबर हमले और डेटा सुरक्षा के सख्त नियम इसकी मुख्य वजह हैं। और चौथा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज। ये $15.2 बिलियन का बाजार है और करीब 18.7% CAGR से बढ़ रहा है। ये क्या है? मतलब वो सेवाएं जो कंपनियों को अपना बिजनेस डिजिटल बनाने में मदद करती हैं। वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, प्रोसेस ऑटोमेट करना, ये सब। कोरोना के बाद से तो कंपनियों ने इसमें बहुत तेजी दिखाई है। हाँ, वो तो देखा है। तो ये एआई और क्लाउड वाले आंकड़े तो जबरदस्त हैं, पर आपने एआई में वो नौकरियों और स्किल्ड लोगों के गैप की बात की। हाँ, तो ये हमें रोजगार और टैलेंट के मुद्दे पर लाता है। शुरू में हमने कहा 58 लाख लोग। हाल में हायरिंग कैसी चल रही है? रोजगार का आंकड़ा तो बड़ा है ही, और एक अच्छी बात ये हुई है कि करीब 7 क्वार्टर तक थोड़ी गिरावट के बाद FY25 में सेक्टर ने 1,26,000 नई भर्तियां की। अच्छा, तो हायरिंग वापस पटरी पर आ रही है। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइन है। सितंबर 2024 की तिमाही में ही टॉप 5 आईटी कंपनियों ने मिलकर 17,500 से ज्यादा लोग हायर किए। और फ्रेशर्स के लिए, कॉलेज से निकलने वालों के लिए? उनके लिए भी अच्छी खबर है। 2025 में फ्रेशर हायरिंग में 40% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। टॉप 4 कंपनियां ही करीब 82,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स लेने का प्लान कर रही हैं। 82,000? ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वो स्किल्ड लोगों की कमी वाली बात। हायरिंग तो हो रही है, पर क्या सही लोग मिल रहे हैं, खासकर इन नई टेक्नोलॉजीज में? यहीं पर असली चुनौती है। ये समस्या सिर्फ एआई तक नहीं है, बल्कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उनमें स्किल्ड लोगों की भारी कमी है। अच्छा। एशिया पैसिफिक में एक सर्वे हुआ, उसमें 66% कंपनियों ने माना कि आईटी टैलेंट की कमी उनके बिजनेस के लिए बड़ा खतरा है। 66%? बाप रे। हाँ, भारत हर साल करीब 15.5 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार करता है। ये आंकड़ा बड़ा लगता है। हाँ, बहुत है। पर कड़वी सच्चाई ये है कि उनमें से सिर्फ 20% ही उन टेक रोल्स के लिए तैयार होते हैं जिनकी डिमांड है। सिर्फ 20%? हाँ, ये जो स्किल गैप है, ये एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसे खास एरिया में और भी गहरा है। अनुमान है कि 2025 में इन एरिया में स्किल्ड लोगों की मांग 30-35% और बढ़ जाएगी। तो मतलब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है? बिल्कुल, और ये एक सीरियस रिस्क है। अगर 1 से 10 के स्केल पर देखें तो इसकी गंभीरता 8 है और ये सेक्टर की ग्रोथ को 15% तक कम कर सकता है। ओह। और इसके साथ एक और दिक्कत है, हाई एट्रिशन रेट, मतलब लोग नौकरी जल्दी छोड़ देते हैं। 2023 में ये औसतन 21% था। 21%? हाँ, हर 5 में से 1। हाँ। इससे कंपनियों के मुनाफे और काम करने की क्षमता पर दबाव पड़ता है। तो हाँ, टैलेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग हैं, पर सही स्किल वाले लोगों की कमी है। ये टैलेंट गैप वाला मुद्दा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। खैर, चलिए अब जरा बड़ी कंपनियों पर आते हैं। कौन हैं इस सेक्टर के बड़े खिलाड़ी और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? हाँ, बिल्कुल। बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का। हाँ, TCS तो सबसे बड़ी है। जी, मार्केट कैप करीब $165 बिलियन और FY24 का रेवेन्यू $29.1 बिलियन और यहाँ 6,15,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 6 लाख से ज्यादा? हाँ। फिर है इन्फोसिस, $89 बिलियन मार्केट कैप, 18.6 बिलियन रेवेन्यू। इनका फोकस आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन पर ज्यादा है। ओके। और HCL टेक्नोलॉजीज है, 54 बिलियन मार्केट कैप। इन्होंने FY24 में 6.2% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये तो टॉप 3 हो गए।
इनके अलावा विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी और भी कई बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। ये तो हो गए नाम और उनके साइज, लेकिन इनकी जेब कितनी भारी है? मतलब क्या इनके पास पैसा है मुश्किल वक्त से लड़ने का या नए मौके भुनाने का? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बहुत पैसा है। अच्छा, कितना? इन बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल ताकत जबरदस्त है। अगर हम टॉप की कुछ कंपनियों को देखें तो उनके पास कुल मिलाकर $20 बिलियन से ज्यादा का कैश रिजर्व है। $20 बिलियन कैश में? जी हाँ, कैश या कैश इक्विवेलेंट। जैसे टीसीएस के पास $5.45 बिलियन से ज्यादा, इन्फोसिस के पास $4.3 बिलियन से ज्यादा और विप्रो के पास $6.2 बिलियन से ज्यादा कैश है। बाप रे, इतना कैश क्यों रखा है इन्होंने? मतलब एक निवेशक के तौर पर ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन्हें जबरदस्त स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब वो रणनीति बनाने में बहुत आजाद हैं। कैसे? इस पैसे से वो जब चाहे नई कंपनियां खरीद सकते हैं, जिसे अधिग्रहण या एक्विजिशन कहते हैं। वो रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में भारी निवेश कर सकते हैं, नए बाजारों में घुस सकते हैं और अगर कभी मार्केट में मंदी आए, हाँ, जैसे कभी कभी आती है, तो उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। ये कैश उन्हें तेजी से बदलते माहौल में अपनी दिशा बदलने और नए मौकों को पकड़ने की ताकत देता है। निवेशकों के लिए ये एक तरह का सेफ्टी नेट है और भविष्य में ग्रोथ का सिग्नल भी। सही बात है। ये कैश रिजर्व तो वाकई इंप्रेसिव है। अब एक और ट्रेंड पर आते हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs। हाँ, GCCs। ये क्या भला है और ये इंडियन IT सीन को कैसे बदल रहे हैं? GCCs, जिन्हें पहले कैप्टिव सेंटर्स भी कहते थे, वो असल में मल्टीनेशनल कंपनियों MNCs के अपने ही ऑफिस होते हैं भारत में या दूसरे देशों में। ये ऑफिस सीधे अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करते हैं। अच्छा, मतलब वो आउटसोर्स नहीं करते, अपना ही सेंटर खोल लेते हैं। बिल्कुल, और भारत में इनका चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। आज भारत में 1950 से ज्यादा GCCs हैं। 1950? हाँ, और इनमें करीब 19 लाख लोग काम करते हैं। 19 लाख लोग? ये तो IT इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा हो गया। बिल्कुल, और अनुमान है कि 2030 तक इनकी संख्या 2550 तक पहुंच जाएगी। और इनकी ग्रोथ कैसी है? यहीं पर इंटरेस्टिंग बात है, इनकी ग्रोथ रेट पारंपरिक IT कंपनियों से कहीं ज्यादा है। FY24 में GCCs में 40% की ग्रोथ देखी गई। 40%? हाँ, जबकि उसी टाइम पर कई बड़ी पारंपरिक IT कंपनियों की ग्रोथ या तो नेगेटिव थी या 5% से भी कम। ओह, तो ये तो बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब क्या है पारंपरिक IT कंपनियों के लिए? क्या ये उनका बिजनेस खा रहे हैं? ये सिर्फ बिजनेस खाने की बात नहीं है, बल्कि काम का नेचर बदल रहा है। पहले GCC ज्यादातर कम लागत वाले बैक ऑफिस काम के लिए जाने जाते थे। मतलब सस्ता काम करवाना? हाँ, कॉस्ट कटिंग के लिए। पर अब ऐसा नहीं है। ये अब बदल रहे हैं। ये अब इनोवेशन हब बन रहे हैं। यहाँ अब हाई वैल्यू काम हो रहा है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हो रही है। अच्छा, तो ऑक्सिस सपोर्ट सेंटर नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, अब वो R&D और स्ट्रेटेजिक काम भी कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां GCCs भारत के लिए अच्छा है, स्थिर रेवेन्यू आता है, वहीं ये पारंपरिक IT आउटसोर्सिंग मॉडल के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि MNCs अब ज्यादा जरूरी काम अपने इन हाउस GCCs में करवा रही हैं। तो इसका असर क्या होगा IT कंपनियों पर? इसका असर यह है कि पारंपरिक IT कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है कि वो भी अब सिर्फ नॉर्मल सेवाएं ना दें, बल्कि ज्यादा स्पेशलाइज्ड, ज्यादा इनोवेशन वाला काम करें। एक तरह से ये पूरी इंडस्ट्री को ऊपर उठने को मजबूर कर रहा है। ये GCC वाला एंगल तो वाकई सोचने लायक है। अच्छा, अब एक और जरूरी मुद्दे पे आते हैं, टैक्स, GST। हाँ, GST। सितंबर 2025 में कुछ बदलाव हुए हैं। IT सेक्टर पर इसका क्या असर रहा? चीजें आसान हुई हैं या मुश्किल? GST IT सेक्टर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। अच्छी खबर यह है कि सितंबर 2025 के जो हालिया बदलाव थे, उन्होंने IT सेवाओं के लिए 18% की दर बनाए रखी है। अच्छा, रेट नहीं बदला? नहीं, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, क्लाउड, AI सब आ जाते हैं। इससे सेक्टर में एक स्टेबिलिटी आई है। पहले की व्यवस्था थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, अलग अलग राज्यों में अलग वैट, सर्विस टैक्स वगैरह लगते थे। हाँ, वो तो था। अब एक सिंपल 2 टियर स्ट्रक्चर है, 5% और 18%। इससे काफी क्लैरिटी आई है। तो कुल मिलाकर असर पॉजिटिव रहा है। हाँ, मतलब कुल मिला के पॉजिटिव कह सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी थी शुरू में। सबसे बड़ा फायदा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ITC। ये क्या होता है?
इसका मतलब है कि कंपनियां अपनी सेवाएं देने के लिए जो भी इनपुट इस्तेमाल करती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर खरीदा, हार्डवेयर लिया, ऑफिस का किराया दिया, उन पर जो जीएसटी उन्होंने चुकाया है उसका वो क्रेडिट क्लेम कर सकती हैं। अच्छा, तो वो टैक्स वापस मिल जाता है एक तरह से। हाँ, उनकी कुल टैक्स देनदारी कम हो जाती है। इससे उनका मार्जिन सुधरता है। ये तो बड़ा फायदा है। बिल्कुल। और एक्सपोर्टर्स के लिए, मतलब जो कंपनियां अपनी सेवाएं विदेश भेजती हैं, उनके लिए जीरो रेटेड सप्लाई का नियम बहुत जरूरी है। जीरो रेटेड? हाँ, मतलब आईटी सेवाओं के एक्सपोर्ट पर कोई जीएसटी नहीं लगता, जीरो। और कंपनियां अपने इनपुट पर दिए गए टैक्स का रिफंड भी क्लेम कर सकती हैं। अच्छा, इससे तो वो ग्लोबल मार्केट में और सस्ते हो जाते होंगे। बिल्कुल, उनकी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। एक और सुविधा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LUT। इससे एक्सपोर्टर बिना पहले जीएसटी भरे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इससे उनका कैश फ्लो अच्छा रहता है। SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली यूनिट्स को भी ऐसे ही फायदे मिलते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो आसान हुआ है? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन और रिफंड प्रोसेस भी पहले से बेहतर हुए हैं। इससे काम करना आसान हुआ है। लेकिन आपने कहा कुछ चुनौतियां भी थीं। हाँ, शुरू में जब जीएसटी लागू हुआ तो कंपनियों को खर्चा करना पड़ा, नए सिस्टम लगाने पड़े, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ी। खासकर छोटी फर्म्स के लिए ये मुश्किल था। और कंप्लायंस का बोझ बढ़ा है। हर महीने रिटर्न भरो, सालाना रिटर्न भरो, आईटीसी क्लेम करने के लिए बहुत डिटेल रिकॉर्ड रखो, तो वो काम बढ़ गया है। और कीमतों पर क्या असर हुआ क्लाइंट्स के लिए? कंपनियों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एडजस्ट कर लिया है। जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें अब साफ 98% जीएसटी लिखा होता है। जो एक्सपोर्ट वाले हैं उनमें जीरो रेटिंग के फायदे को देखते हुए कीमतें तय होती हैं। शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन थी, पर अब सिस्टम सेटल हो गया है। तो निवेश के नजरिए से ये जीएसटी माहौल ठीक है? हाँ, एक स्थिर टैक्स व्यवस्था और एक्सपोर्टर्स के लिए इंसेंटिव्स ये सेक्टर को आकर्षक बनाते हैं। और भविष्य में और सरलीकरण की उम्मीद और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का काम शुरू करना भी पॉजिटिव संकेत है। ठीक है। टैक्स के अलावा सरकारी नीतियां भी बहुत असर डालती हैं। सरकार का क्या रोल रहा है इसमें? सरकारी समर्थन तो निश्चित रूप से बहुत अहम रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो 2015 में शुरू हुआ था, हाँ, डिजिटल इंडिया, और जिसके विस्तार के लिए 2023 में करीब 14,903 करोड़ रुपए 1.9 बिलियन दिए गए। वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आईटी सेक्टर की ग्रोथ को सीधा सपोर्ट कर रहा है। फिर है राष्ट्रीय AI मिशन। इसका लक्ष्य है 10,000 GPU की कंप्यूटिंग क्षमता बनाना। GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो AI के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो ये सीधे AI कंपनियों को फायदा देगा? बिल्कुल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो PLI स्कीम है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, हाँ, PLI स्कीम, और सेमीकंडक्टर बनाने पर जो सरकार का फोकस है, उससे हार्डवेयर और एम्बेडेड सिस्टम जैसे एरिया में नए मौके बन रहे हैं। ये सब आत्मनिर्भर भारत विजन का हिस्सा है। तो मतलब सरकार सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर पर भी ध्यान दे रही है? जी हाँ, और ये सब जुड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, जैसे डेटा सेंटर्स, 5G वगैरह? इसमें भी काफी काम हो रहा है। भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी 2026 तक 66% बढ़ने का अनुमान है। 66%? हाँ, इसमें करीब $4 बिलियन का निवेश आने की उम्मीद है। AI, क्लाउड, 5G, इन सब की वजह से डेटा सेंटर्स की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। और 5G, उसका क्या हाल है? ज्यादा बेस स्टेशन लग चुके हैं। अच्छा। और 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एज कंप्यूटिंग, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई सेवाओं के लिए रास्ते खुल रहे हैं। सरकार ने भी टेलीकॉम में अपना खर्चा 8.5% बढ़ाकर 59,400 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये दिखाता है कि डिजिटल इंफ्रा पर कमिटमेंट है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। साइज, ग्रोथ एरिया, कंपनियां, GCC, GST, सरकारी नीतियां। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हमने टैलेंट गैप वाले रिस्क की बात की। इसके अलावा और कौन से बड़े जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? टैलेंट गैप के अलावा शायद सबसे बड़ा रिस्क है प्रौद्योगिकी व्यवधान, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन मतलब नई टेक्नोलॉजी का आना और पुराने तरीकों को बेकार कर देना। इसे हम 10 में से 9 की रेटिंग दे सकते हैं गंभीरता में। और ये सेक्टर की ग्रोथ पर -20% तक का नेगेटिव असर डाल सकता है। -20%? इतना ज्यादा? हाँ, खासकर AI और ऑटोमेशन। ये पारंपरिक IT सर्विस मॉडल के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं।
कैसे? देखिए, वो काम जो पहले एंट्री लेवल के लोग करते थे या जिन पर कंपनियों का वो पिरामिड हायरिंग मॉडल टिका था। हाँ, जिसमें नीचे बहुत लोग होते हैं, ऊपर कम। बिल्कुल, वो काम अब एआई और ऑटोमेशन से हो सकते हैं। इससे कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल और अपने लोगों की स्किल्स को बहुत तेजी से बदलना होगा। जो नहीं बदल पाएंगे उनके लिए मुश्किल होगी। ये तो वाकई बड़ा रिस्क है। और क्या? दूसरा रिस्क है मुद्रा में उतार चढ़ाव, यानी करेंसी फ्लक्चुएशन। क्योंकि कमाई का बड़ा हिस्सा डॉलर में आता है, तो रुपए डॉलर के रेट में बदलाव से मुनाफे पर असर पड़ता है। हालांकि ज्यादातर बड़ी कंपनियां हेजिंग करके इससे बचती हैं। हेजिंग मतलब रिस्क कम करने के तरीके? हाँ, फाइनेंशियल तरीके होते हैं। तीसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही आईटी में अच्छा कर रहा है। अच्छा, और कौन है मैदान में? पूर्वी यूरोप के देश हैं, लैटिन अमेरिका है, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं, वो भी आईटी सेवाओं में मजबूत हो रहे हैं। इससे कीमतों पर और मार्जिन पर दबाव बना रहता है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर आज हमने भारतीय आईटी उद्योग की एक काफी डिटेल्ड तस्वीर देखी। हाँ, काफी कुछ कवर किया। एक तरफ इसका विशाल आकार है, एआई, क्लाउड, जीसीसीज जैसे तेजी से बढ़ते नए एरियाज हैं। जीएसटी का माहौल स्थिर है, सरकार का सपोर्ट है। तो दूसरी तरफ टैलेंट की भारी कमी है और ये टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन वाला बड़ा खतरा है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझे हम? निचोड़ ये है कि भारतीय आईटी सेक्टर एक बहुत ही डायनामिक और दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। इसमें अभी भी ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं, खासकर नई टेक्नोलॉजी में। लेकिन अब सफलता सिर्फ साइज या सस्ते होने पर निर्भर नहीं करेगी। तो किस पर करेगी? अब कंपनियों को लगातार इनोवेट करना होगा, अपने लोगों को नई स्किल्स सिखानी होंगी, एआई जैसे बदलावों को गले लगाना होगा। निवेशकों के लिए इसमें मौके भी हैं और जोखिम भी। जो कंपनियां सही रणनीति अपनाएंगी वो यहाँ बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन जो बदलाव के साथ नहीं चल पाएंगी उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, मतलब मौके भरपूर हैं, पर आपको लगातार सीखते रहना होगा, बदलते रहना होगा। सही कहा। आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, जरूर बताइए। हम देख रहे हैं कि एआई तेजी से मीडियम लेवल के आईटी काम को ऑटोमेट कर सकता है, और दूसरी तरफ खास एआई स्किल्स वाले लोगों की भारी कमी है। तो अगले 5-10 सालों में भारत में आईटी प्रोफेशनल की परिभाषा कैसे बदलेगी? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या पुरानी भूमिकाएं खत्म हो जाएंगी या वो नई हाइब्रिड रोल्स में बदल जाएंगी जिनमें टेक स्किल्स के साथ साथ बिजनेस स्किल्स का भी मेल हो? कौन से नए स्किल कॉम्बिनेशन सबसे वैल्यूएबल होंगे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि भविष्य का आईटी प्रोफेशनल कैसा दिखेगा। टेक और बिजनेस का कॉम्बिनेशन शायद। खैर, इस बहुत ही बढ़िया विश्लेषण और इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल।